मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप तो घर से निकल चुके हैं क्योंकि आप तैयारी में लगे हुए हैं और अब इसी माह में आपका यानी मार्च माह में परीक्षा है, अप्रैल में परीक्षा है, जून में पेपर है, जुलाई में परीक्षाएं हैं। तो इन परीक्षाओं की तैयारी में हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी होमगार्ड और लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आज के सेशन का है, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से इतिहास वाला पार्ट कवर कर देंगे। यानी यूपी जीके का पार्ट 1 आज के सेशन में हम जानेंगे। तो उमंग क्लासेस जीकेपी पर मैं मनीष सिंह खाकी सीरीज के तहत चौथा पार्ट लेकर आया हूं, क्या यूपी जीके का पार्ट। तो चलिए देखा जाए कि आज वो कौन से प्रमुख सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़े हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, चलिए जरा देखा जाए वो कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न इतिहास से जुड़ा है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, यानी अस्थि निर्मित उपकरणों की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान दे रहा है? चौपानी मांडो। तो सर चौपानी मांडो से तो मृदभांड मिले हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हाथ से बने हुए भी और चाक से बने हुए भी। ठीक है, महदहा और सराय नाहर, सर ये दोनों जगह कहाँ पड़ता है? तो प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो और यहाँ से तो सर कब्रें भी मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। तो अस्थि के उपकरण भी पूछा है क्या कि किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जवाब हो जाएगा सी भी और डी भी। देखिएगा क्यों ऐसा सवाल डाला हूं, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है। ठीक, तो सर एक ही जवाब डाला क्योंकि ये सवाल पूछा गया है जहां दोनों ऑप्शन में दिया हुआ था। बाद में आयोग ने जो है ठीक है इसे अपने प्रश्न श्रृंखला से हटा दिया था, क्योंकि महदहा से भी अस्थि उपकरण मिले हैं और सराय नाहर राय से भी। वैसे आप जानते हैं बिहार का चिरांद जो है छपरा जिले में, छपरा में पड़ता है, सारण जिले में, वहाँ से सर्वाधिक अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए जरा अगला देखा जाए। निम्नलिखित मध्य पाषाण स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व लगाना है। सर पैसरा तो रोहतास में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? रोहतास में, यानी सबसे पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, लेखैया, ठीक, इसका संबंध तो कहां से हो जाए? मिर्जापुर से हो जाए। ठीक, बीरभानपुर ये तो सर जौनपुर में है, और वहीं पर ठीक है महदहा ये तो सर प्रतापगढ़ में पड़ता है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मैप के अनुसार, ठीक है, तो हमें एक तो क्लियर हो गया कि बिहार जो है उत्तर प्रदेश के पूरब में पड़ता है। रोहतास एक नंबर पे होगा, उसके बाद महदहा हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है ठीक है कौन सा जगह हो जाए? मिर्जापुर हो जाए। फिर उसके बाद जो है ठीक कौन सा क्षेत्र आ जाए आपका? 3 4, 1 2 3 4। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं मिल रहा है तो ठीक है, याद रखें जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या जवाब हो जाएगा? 1 2 3 4। इस बात को याद रखेंगे। ठीक, किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, 1 2, अच्छा जौनपुर प्रतापगढ़ से पहले नहीं, प्रतापगढ़ के बाद में पड़ेगा। तो 1 2 4 3, कोई ऑप्शन अभी भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक, जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैप के अनुसार जो है। चलिए अगला देखते हैं जरा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? सवाल क्या है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? ठीक, एक ही कब्र से किसकी बात कर रहा है? 3 मानव कंकाल। ऑप्शन दिया हुआ है सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है, दमदमा भी प्रतापगढ़ में पड़ता है। ठीक है, महदहा भी कहाँ से पड़ता है? तो प्रतापगढ़ में ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो एक और ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा? आपका लंघनज। तो लंघनज भी कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में ही पड़ता है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में ही। लेकिन पूछा है कि 3 मानव कंकाल ठीक कहाँ से मिले हैं? तो हमें पता है कहाँ से, ठीक, दमदमा से, जो कि युगल समाधियां क्या मिली हैं? युगल समाधियां कहाँ से? तो प्रतापगढ़ के कौन सा स्थल है? दमदमा। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो हमको पता है सर लहुरा देव कहाँ पर पड़ता है? संत कबीर नगर में पड़ता है। कहाँ पर? संत कबीर नगर में पड़ता है। एक क्या मिला था सर? तो 8000 BC में यहाँ पर धान के साक्ष्य मिले थे। किसके? धान के साक्ष्य मिले थे। इसके अतिरिक्त कोई और जगह है क्या? तो 7000 BC में बेलन नदी घाटी में कौन सा जगह? कोल्डिहवा से भी सर चावल के ही साक्ष्य मिले। एक जगह से भूसी मिली थी, एक जगह से चावल। लेकिन पूछा सबसे पहले, तो क्या जवाब लगा दिया जाए? लहुरा देव लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? लहुरा देव लगा दिया जाए। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश के अनेक पुरापाषाणिक स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के, जैसा कि भी बताया हूं कि लहुरा देव भी और साथ ही साथ जो है ठीक है आपका कोल्डिहवा भी। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम की बात नहीं किया है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि। तो हमें पता है सबसे पुराना अनाज सबसे पहले कौन सा अनाज? जौ उगाया था, और उत्तर प्रदेश में धान भी मिला है। तो जवाब
हो जाए 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक, चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। गैरिक मृदभांड यानी ओसीपी ऑरेंज कलर पॉटरी की बात कर रहा है, गैर जो कि महापाषाण काल से संबंधित है। तो जवाब हो जाए कहां से, हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर राजधानी किसकी सर, कुरु में। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो सर मेरठ से दिल्ली वाला क्षेत्र। कहां से, मेरठ से दिल्ली तक का क्षेत्र पड़ता है। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक, कई बार पूछा है, लेखहिया मिर्जापुर में पड़ता है। कौन सा जगह है, लेखहिया। तो सर्वाधिक, ठीक है, मानव कंकाल, पूरे भारत में भी सर्वाधिक मानव कंकाल पूछेगा तो किसको बताइएगा, लेखहिया को, जो कहां से जुड़ा है, मिर्जापुर से जुड़ा है। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। 2 कथन दिया हुआ है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। बिल्कुल ठीक है, कहां पर, ठीक है, कहां से आए थे, तो सप्त सैंधव प्रदेशों से, किधर की तरफ, गंगा घाटी यानी गंगा यमुना दोआब में। ठीक, जलवायु परिवर्तन के प्रकार के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, आधुनिक भारत में HSRA की बात कर रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन कब हुआ, 1928 में। क्यों किया गया था, जैसा कि हम जानते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय, ठीक है, लाहौर में लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद 17 दिन बाद 17 नवंबर को उनका क्या हो जाएगा, देहांत। तब जो है, ठीक है, विश्वविद्यालय कुछ छात्रों ने, जो कि चलाते थे नौजवान भारत सभा, जिसमें भगत सिंह जैसे लोग प्रमुख थे, वो आके मिलेंगे किससे, तो वो मिलते हैं आकर किससे, तो आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद से। और चंद्रशेखर आजाद से मिलने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि जो पहले वाला संगठन HRA था वो बन जाएगा HSRA। क्या बन जाएगा, HSRA। कहां पर गठन हुआ था सर, तो फिरोज शाह कोटला में। कहां पर, फिरोज शाह कोटला में। और इसमें उत्तर प्रदेश के भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम शिव वर्मा। क्या नाम था, शिव वर्मा। इसके अतिरिक्त जयदेव कपूर भी कहां से थे, उत्तर प्रदेश से ही थे। ठीक, इन लोग का संबंध संयुक्त प्रांत से था। अगला सवाल पूछ रहा है, ठीक है, अनुशीलन समिति, ठीक, कौन सा वर्ष दिया, 1902, युगांतर 1906, ठीक है, गदर पार्टी 1913, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो चारों सही लगा हुआ है। अनुशीलन समिति 1902 में, युगांतर 1906 में, गदर पार्टी 13 में, और HRA का कब, 1924 में। अनुशीलन समिति आप जानते हैं पी मित्रा, भूपेंद्र नाथ दत्त, इन लोग का संबंध किससे, अनुशीलन समिति से। युगांतर एक पत्रिका जो अनुशीलन समिति द्वारा निकाली जाती थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल, कहां पर, तो सर सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। और HRA राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने शुरू किया था 1924 में। कहां पर, कानपुर में। कहां पर, कानपुर में। अगला सवाल देखते हैं क्या है। काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन, तो अध्यक्ष बनाएगा गोविंद वल्लभ पंत। और सहायता किया था किसने, चंद्रभानु गुप्ता ने। और आगे चल के गोविंद वल्लभ पंत पहले CM बनते हैं, और ठीक कुछ समय बाद जो है, ठीक, एक और CM चंद्रभानु भी क्या बनेंगे, CM बनेंगे। ठीक है, काकोरी एक्शन की बात करें तो डेट है कौन सा, ठीक, 8 अगस्त 1925 की बात कर रहे हैं। लखनऊ के पास एक स्टेशन जिसका नाम क्या, काकोरी। अगला सवाल, ठीक है, मिलान करना है। ठीक है, रिवोल्ट ग्रुप को जुड़ा दिया जाए किससे, लाला लाजपत राय से। HRA को मिला दो किससे, तो HRA हो जाए चंद्रशेखर आजाद से, सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल से। किससे, राम प्रसाद बिस्मिल से। HSRA की बात करें तो ये जोड़ दिया जाए चंद्रशेखर आजाद से। और पंजाब नौजवान भारत सभा किससे जोड़ दे, भगत सिंह से जोड़ दे। 1926 में भगत सिंह ने बनाया था। किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, कब, 1927 में। कौन से मामले में, तो काकोरी एक्शन वाले मामले में राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में क्या हुई थी, फांसी हुआ था। ठीक है, हम जानते हैं इस बात को कि अशफाक उल्ला खान को फांसी कहां पर, फैजाबाद में हुआ था। ठीक है, वहीं रोशन सिंह को जो है नैनी जेल में हुआ था। ठीक, सचिंद्र नाथ सान्याल जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, बंदी जीवन। ठीक, 1912 के बम कांड में ये प्रमुख अभियुक्त हुआ करते थे। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहां पर, तो सर लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ में। अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन बनाए गए, अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें हुआ क्या, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया, गरम दल और नरम दल का आपस में विलय हो गया। 1916 इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी में होम रूल
आंदोलन की भी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। यह भी जाने 16 वाले अधिवेशन में ही पहली बार गांधी जी आधिकारिक रूप से भारत आने के बाद कांग्रेस के किसी सम्मेलन में भाग लिए थे। यह भी जाने कि नेहरू जी और साथ ही साथ गांधी जी, इन दोनों लोगों की पहली मुलाकात इसी 16 अधिवेशन के दौरान चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई थी। किस पर? चारबाग रेलवे स्टेशन पर। चलिए, जवाब हो गया। अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, बताई चुका हूं, कब? 1916। 1916, ठीक। किसने कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। बाकी मोहम्मद अली जिन्ना का भी सहयोग था, लेकिन प्रमुख रूप से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम प्यार से क्या कहते हैं? महाराष्ट्र की जनता ने नाम दिया था किसका? लोकमान्य का, ठीक। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जो 1882 में ही 3 माह की जेल हो चुकी थी। बाकी आप जानते हैं, ठीक है, मांडले जेल में 6 वर्ष रहने के दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? गीता रहस्य। और एक और पुस्तक कौन सी? आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस पुस्तक भी लिखी थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा एक दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया, जिसको बहुत सारे लोगों ने विरोध किया? कि हमें कांग्रेस मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मांग को स्वीकार नहीं करनी चाहिए, लेकिन यही दूरगामी निर्णय हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो साल है 1916। क्या कहा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य अगर शब्द की बात करता है तो हम जानते हैं किसका नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम जानते हैं। और वहीं स्वराज्य कांग्रेस के मंच से 1906, ठीक है, अधिवेशन कहां पर? कोलकाता में। अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? दादा भाई नौरोजी। इसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द की बात की गई। और 16 का प्रसिद्ध, ठीक है, नारा कौन सा रहा? ठीक है, तो 16 लखनऊ अधिवेशन में क्या कहा था तिलक जी ने? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो नौकरी भी आपका अधिकार है। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की अगर बात करें तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। कौन नहीं था? जवाहरलाल जी नहीं थे। यही यूपी किसान सभा जो है आगे चल के, ठीक है, इसका नेतृत्व संभालेंगे कौन? झिंगुरी पाल सिंह। कौन? झिंगुरी पाल सिंह। उसके बाद कौन लीडर बनेंगे? दुर्गा पाल सिंह। उसके बाद आएंगे बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। और 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बाबा रामचंद्र का इससे विवाद, मतभेद बढ़ जाएगा। तो यही बाबा रामचंद्र कौन सा सभा बनाएंगे? अवध किसान सभा का निर्माण करते हैं। किसका? अवध किसान सभा बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एका आंदोलन की बात किया है तो एका आंदोलन 1920 के बाद किसके नेतृत्व में? तो सर मदारी पासी, मदारी पासी व सहदेव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था जमींदारों के विरुद्ध। कौन से क्षेत्र में? किसानों का है तो लखनऊ के हरदोई, बाराबंकी व अन्य स्थान के किसानों द्वारा। चला जाए अगला सवाल। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जॉन निकलसन नहीं खोया था, नील खोया था, हैवलॉक भी खोया था, लॉरेंस भी मारा गया था। कोई ऑप्शन दिख रहा है? सर सी वाला ऑप्शन 2, 3, 4, इन तीनों की मृत्यु 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में हुआ था। इंडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1875 में। किसके द्वारा? सैयद अहमद खान द्वारा। किसके द्वारा? सैयद अहमद खान द्वारा। आगे चल के यही कॉलेज क्या बन जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या बन जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जिसके लिए जमीन किसने दिया? तो जमीन दिया भोरसान रियासत के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दिया था। ठीक, याद रखेंगे 1875। अगला, बीएचयू का शिलान्यास किसने किया? शिलान्यास की बात कर रहा है। वैसे आप जानते हैं संस्थापक जब पूछता है तो हम किसका नाम लेते हैं? मदन मोहन मालवीय का। लेकिन ठीक है, इसकी पूछा है किसने इसका शिलान्यास किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड हार्डिंग ने। एनी बेसेंट क्यों? क्योंकि सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यानी कि बीएचयू पहले क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1899 में एनी बेसेंट ने किया। तो वही आगे चल के क्या बन जाएगा? यही कॉलेज बीएचयू बन जाता है। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो बीएचयू को ही सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसे भी याद रखेंगे।
लखनऊ है, लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला है। इसके अतिरिक्त जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, झांसी का रानी लक्ष्मी, और इसके अतिरिक्त जो है ठीक है अमेठी का, रायबरेली का राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान। सत्य शोधक समाज की अगर बात करें तो सत्य शोधक समाज शुरू किया ज्योतिबा फुले ने। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। सत्य धर्म सभा भी है लेकिन प्रमुख कौन सी है? गुलामगिरी। किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था। अगला सवाल क्या है? कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक कौन सा आंदोलन, बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में? तो प्रताप। किसकी पत्रिका थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी की। किसकी पत्रिका थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका, जिसका नाम क्या था? प्रताप। उसके माध्यम से बिजौलिया आंदोलन ठीक संपूर्ण भारत में फैला, जो किसने शुरू किया था? विजय सिंह पथिक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, गलत। जैसा कि हम जानते हैं बंबई में हुआ दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था मुस्लिम लीग, दोनों लखनऊ में अधिवेशन किया था, तो लखनऊ समझौता, यानी 2 और 3 क्या है? सही हैं। ठीक है, पहला क्या है? गलत हो जाए। अगला सवाल, ठीक, किस वर्ष एचआरए की स्थापना? तो एचआरए की स्थापना 1924 में। कहां पर? तो कानपुर में हुई थी। कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें सर। और कौन थे? तो और लोगों की अगर बात करें तो सचिंद्रनाथ सान्याल भी इसमें थे। सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक। इसके अतिरिक्त जो है एक और प्रमुख नाम संयुक्त प्रांत से योगेश मुखर्जी का। किसका? योगेश मुखर्जी का भी संबंध इसी से रहा है। योगेश मुखर्जी का भी संबंध इसी से रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों की अगर बात करें तो आप जानते हैं अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर आजाद, इन सब लोगों का संबंध एचआरए से, काकोरी एक्शन अगस्त 1925 इसी से जुड़ा है। एचआरए का सदस्य कौन नहीं था? तो एचआरए की अगर सदस्य की बात करते हैं तो एचआरए का सदस्य, ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो भगत सिंह भी नहीं थे और शिव वर्मा भी नहीं थे, याद रखिएगा। ठीक है, कौन नहीं थे? तो भगत सिंह भी नहीं थे और साथ ही साथ जो है ठीक है शिव वर्मा भी नहीं। चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल इसके मेंबर हुआ करते थे। अगला सवाल देखते हैं, ठीक, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया? तो आप जानते हैं किसने कहा था? तो अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ, ठीक, तो किसके अभिलेख से? तो धनदेव अभिलेख से। किससे? धनदेव अभिलेख। कहाँ का? अयोध्या का। इससे पता चलता है कि पातंजलि के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? पातंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेघ यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने कराए थे। अगला सवाल क्या कह रहा है? काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी फांसी से बच गया? तो आप जानते ही हैं काकोरी कांड से जुड़े थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। लेकिन ऐसी कोई गोली नहीं बनी तो चंद्रशेखर आजाद का सीना छल नहीं कर सके, और फांसी गिरफ्तारी तो संभव ही नहीं। कौन काकोरी कांड मुकदमे में, यानी अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो जगत नारायण मुल्ला। ये क्या थे? सरकारी, माफ करिएगा, ठीक है, पूछा है कौन सरकारी वकील थे? तो जगत नारायण मुल्ला थे। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। और क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ रहे थे कौन? गोविंद वल्लभ पंत। इनके साथ दे रहे थे चंद्रभानु गुप्ता, और भी लोग थे, नेहरू जी भी थे। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहलो वतन हम तो सफर करते हैं। ठीक, तो ये प्रसिद्ध कविता की लाइन किसकी है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की है। राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल नाम से, राम नाम से, अज्ञात नाम से क्या लिखा करते थे? तो कविताएं लिखा करते थे। अगला सवाल, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक तो आप जानते हैं कौन? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि शुरू किसने किया था? तो सर लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। कब? तो 1798 में शुरू किया था। कब? 1798 में शुरू किया था। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। ठीक, किससे जोड़ रहा है? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आया है तो कौन सी संधि? सहायक संधि। आसान सा सवाल पढ़ा है क्या आपने? क्या पढ़ा है कि पहला राज्य जिसने सहायक संधि स्वीकार किया कौन? तो सर हैदराबाद का निजाम हो जाए। निजाम के बाद कौन? मैसूर। मैसूर के बाद कौन? अवध। सबसे बाद में कौन? सिंधिया। तो जवाब हो जाए 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय, थोड़ी देर पहले ही बताया। आप जानते हैं कि 1848 में कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी आया था। क्या लक्ष्य लेकर?
कि संपूर्ण भारत को अंग्रेजी झंडे के तले ले आऊंगा। तो हड़प नीति तो लागू कर दिया, लेकिन किस पे लागू नहीं हो पा रहा था सर? अवध पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अवध में दत्तक पुत्र वाला तो सवाल ही नहीं था। तो ऐसे में कैसे मिलाया जाए? तो किसका आरोप लगाया? भ्रष्टाचार का। किसका आरोप लगाया? भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत 1856 में किसको मिला लिया गया? अवध को। अवध की बात किए हैं तो अंतिम नवाब कौन? वाजिद अली शाह। नाम याद रखिएगा, वाजिद अली शाह। क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ठुमरी के प्रारंभिक कलाकारों में गिने जाते हैं, इसलिए इन्हें अख्तर पिया के नाम से भी जाना जाता है। अवध की बात आई है तो किसको नहीं भूलना है? आसफुद्दौला को। किसको? आसफुद्दौला। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि संबंध है इसके साथ। तो बड़ा इमामबाड़ा पूछेगा कि बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो किसका नाम? आसफुद्दौला का। पूछेगा जो है रूमी दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो जवाब क्या दीजिएगा? आसफुद्दौला। तो जवाब हो गया इसका क्या? 1856। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, तो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। मिलान करना है, ठीक है, किसको? राज्यों को और उनके वर्ष से अंग्रेजी सरकार में विलय के। तो पिछला सवाल ये भी पढ़ा था सर अवध का। तो अवध दिख रहा है क्या? अवध सर दिख रहा है कौन सा? 1856। कौन सा दिख रहा है? 1856 दिख रहा है सर। झांसी तो बाद में मिला था ना, तो कौन सा साल? 1854। ठीक, संबलपुर की बात करें तो दूसरा राज्य और पहला राज्य कौन सा मिला था? तो सतारा। कौन सा? सतारा, फिर संबलपुर, फिर जो है झांसी, और सबसे लास्ट में कौन? अवध। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ए फॉर एप्पल मिला लीजिए। चलिए बढ़ते हैं जरा अगला सवाल क्या कह रहा है। मंगल पांडे जोड़ दिया। किसका? मंगल पांडे। तो सर याद है मंगल पांडे की घटना कहां पे हुई थी? बैरकपुर में। क्यों हुआ था? कि जब खबर उड़ी किसकी? चर्बी लगी कारतूस की। किसकी खबर? चर्बी लगे कारतूस की खबर कहां से उठी? तो सर दमदम छावनी से उठी। दमदम छावनी से उठकर कहां पहुंची सर? मेरठ। ठीक है, तब पहुंची कहां पर? बैरकपुर छावनी में, कलकत्ता के। वहां पर ठीक जमादार ईश्वरी पांडे और सूबेदार मंगल पांडे, इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों से पूछा सर ये बताइए कि ये जो चर्बी लगे कारतूस वाला ठीक है अफवाह उड़ रही है वो सही है? अंग्रेज अधिकारी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो इन्हें लग गया जवाब क्यों नहीं दे रहा है, हो सकता है कि मिल रहा होगा। तो अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दिया। कब? 29 मार्च 1857 को। कहां पर? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। और जिसके बाद 8 अप्रैल को इन दोनों लोगों को फांसी हो गई। किसको किसको? तो एक तो मंगल पांडे और एक और नाम याद रखिएगा ईश्वरी पांडे। ठीक, कौन? ईश्वरी पांडे। बलिया से संबंध, इसीलिए बागी बलिया कहा जाता है। तो बलिया का शेर किसको कहते हैं? तो चित्तू पांडे को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। 1800 आसान सा सवाल। क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो हमें पता है सर कहां से? तो मेरठ से। ठीक है, कहां? मेरठ में 26 अप्रैल को एक घटना हुई कि जब पहुंची खबर कहां पर? मेरठ में कि ये चर्बी लगे कारतूसों की। तो मेरठ के 86 सैनिकों ने मना कर दिया कि हम इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके एवज में उन सभी 86 सैनिकों को ठीक निकाल दिया, कोर्ट मार्शल कर दिया। लेकिन अंग्रेजों का मन इससे नहीं भरा। 9 मई की रात में उन सभी सैनिकों को निर्वस्त्र कर सभी सैनिकों के सामने परेड कराएगी, जिससे अन्य सैनिकों को लगा ये तो हमारे चरित्र पर किया गया हमला। तो रात्रि में ही धावा बोल दिया और मेरठ छावनी को लूट लिया और वहां से दिल्ली जाते हैं। तो शुरुआत कहां से हो रही है? मेरठ से हो रही है। देखिए अगला सवाल। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, तो हम जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, क्या नाम मिलता है? तो मनु नाम मिलता है। और क्या नाम मिलता है? छबीली भी नाम मिलता है। और एक और नाम किस रूप में? तो मणिकर्णिका भी नाम मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ से संबंधित? वाराणसी से। याद ये भी रखिएगा कि इनकी समाधि स्थल, ठीक है, इनकी समाधि स्थल कहां पर? ग्वालियर में। ठीक है, क्योंकि ग्वालियर के सिंधियाओं ने ही इनके साथ विश्वासघात किया था। तो इनका मकबरा यानी कि इनकी समाधि कहां बनी है? तो ग्वालियर में बनी है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन? तो खान बहादुर खान। क्या नाम था? खान बहादुर खान बरेली विद्रोह के नेता थे। कौन थे ये? तो सर ये रुहेला सरदार थे। ठीक, जब पता चला कि सैनिक पहुंच चुके हैं कहां पर? दिल्ली, तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी अपने रुहेला सैनिकों के साथ कहां पहुंचेंगे? दिल्ली। दिल्ली पहुंचते हैं, जहां आपको पता है कि जनरल बख्त खान को सेनापति बना दिया। तो वापस बरेली आ जाते हैं और बरेली से अपना नेतृत्व संभालते हैं। कौन? खान बहादुर खान हो जाए। कुंवर सिंह का संबंध कहां से? जगदीशपुर। आरा का कौन सा क्षेत्र? जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे। ठीक, विरजिस कादिर कौन थे? तो बेगम हजरत महल के पुत्र। बेगम हजरत महल के पुत्र। इन्हीं के उत्तराधिकार को लेकर बेगम हजरत महल ने क्या किया था? विद्रोह किया था अवध वाले क्षेत्र में। चलिए अगला, रानी लक्ष्मीबाई, ये तो हो ही गया। कहां पर? ग्वालियर में। अगला सवाल देखते हैं किससे जुड़ा है।
वह महिला जिसने अवध में, अवध की बात किया थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर लिया, बेगम हजरत महल, जिनका वास्तविक नाम जो है कई अलग अलग जगहों पे नेपाल के नृत्यांगना के रूप में महक परी, याद रखिएगा क्या, महक परी के नाम से जानी जाती थी। कौन? बेगम हजरत महल, जिनके पुत्र कौन थे? विरजिस कादिर, ठीक, जिनके पुत्र का नाम क्या था? विरजिस कादिर, ठीक। तो शरीके हयात किसकी थी ये? तो शरीके हयात थी किसकी? तो नवाब वाजिद अली शाह की, नवाब वाजिद अली शाह की शरीके हयात अर्थात पत्नी हुआ करती थी। उन्हीं से एक पुत्र हुआ कौन? विरजिस कादिर, याद रखेंगे इसको भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या, आसान सा सवाल, ठीक। हमें पता है कि सर्वाधिक सिपाही कहां से? अवध वाले क्षेत्र से, विशेष तौर पे ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। कहां से? अवध से। इसीलिए चर्बी लगे कारतूसे से उन्हें क्या हो रही थी? समस्या हो रही थी। चलिए अगला, अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान की बात करें तो याद रखें इन्हें इस नाम से जाना जाता है, पीएम अजीमुल्ला। तो पीएम अजीमुल्ला एक व्यक्ति जिन्होंने फतेहपुर में, कहां पर? कानपुर के पास पड़ता है, कौन सी जगह? फतेहपुर में स्वाधीनता संग्राम में 57 की क्रांति में नेतृत्व संभाला था। लेकिन ये सलाहकार यानी प्रधानमंत्री किसके थे? तो नाना साहब के थे। नाना साहब की बात करें तो सैन्य सहयोगी कौन? तात्या टोपे। और सेनापति कौन? तो टीकम सिंह। सेनापति कौन? तो याद रखिएगा टीकम सिंह, ठीक। नाना साहब का नाम आया है तो यह भी याद रखना है आपको, ठीक। पूछेगा कि सती चौरा कांड, सती चौरा घाट कांड का संबंध कहां से है? तो कानपुर से, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो मजदूरों ने तो भाग लिया था, कृषकों ने भाग लिया था, कौन भाग नहीं लिया? साहूकारों ने और जमींदारों ने, ठीक है। और एक पढ़ा लिखा वर्ग जो लगता था जिसे, ठीक है, कि ये जो क्रांति हो रही है बेवकूफ़ों का काम है, ठीक। अंग्रेजों से हमें कुछ सीखना चाहिए, एक वर्ग को ऐसा लगता था। और साहूकार के अपने फायदे थे, जमींदार के अपने फायदे थे। जवाब हो जाए 2 और 4 हो जाए। चलिए जरा देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। आसान सा सवाल है। शेर शाह सूरी, बचपन का नाम क्या था? फरीद था। बचपन का नाम क्या था? फरीद था। द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक, और इसका समय है 1540 से कब तक? 45। तो 1545 में कलिंजर के युद्ध के दौरान, ठीक है, एक उड़ता हुआ उक्का दमदमा से टकरा गया। उड़ता हुआ उक्का का मतलब, ठीक है, बारूद का गोला। दमदमा मतलब किससे? दीवार से टकरा गया, जिससे घायल हो गया। और वहीं कलिंजर में, लेकिन तब तक जिंदा रहा जब तक खबर नहीं सुन लिया कि अब कलिंजर विजय हो चुका है। ये सूचना मिली तब शेर शाह की मृत्यु हुई। इसका मकबरा कहां पे? तो सासाराम में एक झील के बीच में अष्टविमी आकृति में बना हुआ है। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। इबादत खाना का निर्माण, इबादत खाना की बात करें तो अकबर ने इसकी स्थापना करवाई कि सभी धर्मों के लोग यहाँ आएंगे और इस पर चर्चा, क्योंकि अकबर के अंदर जिज्ञासा की भावना बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए इबादत खाना का निर्माण कहाँ पे करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। किसका निर्माण करवाया? इबादत खाना का। किसने? अकबर ने। प्रारंभ में सिर्फ मुस्लिम लोग यानी कि इस्लाम धर्म के अनुयायी आते थे। 1578 से सभी धर्मों के लिए खोल दिया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वोत्तम इमारतें थी। तो आसान सा सवाल है, जवाब है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के प्रमुख भवनों की बात करें तो आपको याद हो बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? कौन से विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। कौन सी इमारत है जो बौद्ध विहारों से प्रेरित है? तो याद रखें पंचमहल। इसके अतिरिक्त जो है बीरबल की कोठी, बीरबल की कोठी। इसके अतिरिक्त, ठीक, जिसे हम अब मुगल काल के स्थापत्य का मोती कहते हैं, किसको? तुर्की सुल्ताना की कोठी। किसकी? तुर्की सुल्ताना की कोठी। ऐसे बहुत सारे भवन जैसे कि मरियम उज जमानी का महल, जोधाबाई का महल, सब कहां पर? फतेहपुर सीकरी में है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अकबर द्वारा बनाई गई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, कौन से इमारत का, ठीक, नक्शा बौद्ध विहार जैसा मिलता है? तो पंचमहल का। इसके अतिरिक्त एक मंदिर जो मान सिंह ने बनवाया था, कहां पर? तो मथुरा में बनवाया था। उस मंदिर का भी, ठीक है, जो नक्शा है वो किससे मैच करता है? यानी मिलता है बौद्ध विहारों से, ठीक है। तो किसका? पंचमहल का। अगला सवाल क्या कह रहा है। जहांगीर महल स्थित है तो कहां पर? आगरा में। वैसे याद रखिए अकबर ने जहांगीर के लिए कौन सा महल बनवाया था? इलाहाबाद का किला बनवाया था। याद ये भी रखना है कि इलाहाबाद का किला जहांगीर ने किसके लिए बनवाया था? तो ठीक, जहांगीर के लिए। अकबर ने किसके लिए बनवाया था? जहांगीर के लिए। इसी किले से
ठीक है। जहांगीर की पहली पत्नी मान बाई ने कूद कर अपनी जान दे दी थी, इसीलिए ठीक है इलाहाबाद में एक जगह खुसरो बाग, जहां मान बाई और उनके पुत्र खुसरो को भी दफनाया गया है। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। अकबर का मकबरा, ये भी आसान सा सवाल, जहांगीर ने बनवाया था कहां पे? आगरा के ही ठीक सिकंदरा में। इसी के बारे में चर्चा होती है कि जाट नेता ठीक है राजा राम यादव ने ठीक है अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरे को खोद के उसकी अस्थियां निकाल दी थी। ठीक है, कौन सी जगह? सिकंदरा हो जाए। अगला, इतामुद्दौला का मकबरा क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत की पहली इमारत जो कौन सी शैली में बनी हुई है? पित्रादुरा शैली में। ये पूछा गया सवाल है, आपको याद हो ठीक है, जो पिछला यूपीपी का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि पित्रादुरा शैली में बना हुआ पहली इमारत का नाम बताइए। तो जवाब क्या है? इतामुद्दौला का मकबरा। इतामुद्दौला का मकबरा है किसका? तो ये मिर्जा गयास बेग का है। अब ये मिर्जा गयास बेग कौन आ गया? तो मिर्जा गयास बेग जो है पिताजी हैं, यानी पापा हैं किसके? तो नूरजहां के। तो किसने बनवाया था? नूरजहां ने। कहां पर? आगरा में। पित्रादुरा शैली होता क्या है? तो जब संगमरमर में रत्न जड़ दिया जाए, संगमरमर में क्या जड़ दिया जाए? रत्न जड़ दिया जाए, ठीक, तो इस शैली को कहते हैं पित्रादुरा शैली। इसीलिए ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहते हैं? इतामुद्दौला के मकबरा को कहा जाता है, याद रखिएगा। बाकी हुमायूं का भी मकबरा जो दिल्ली वाला है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को कहां मिलता है? तो सबसे उत्कृष्ट भवन कौन सा? ताजमहल में देखने को मिलता है। किसमें? ताजमहल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो राजधानी, पहली बात तो याद रखें, 1503 में एक शहर बसाया किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। कौन सा शहर? आगरा। और आगे चलकर 1504 में इसको क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। किसने? सिकंदर लोदी ने। अब यही राजधानी किसके समय में? तो इब्राहिम लोदी के समय में भी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के समय में भी रहेगी, ठीक, उसके बाद बाबर के समय में भी, बाबर के बाद हुमायूं के समय में भी, ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं के बाद जो है ठीक अकबर के भी समय में भी, ठीक, अकबर के बाद जहांगीर के समय में भी, ठीक। शाहजहां जब गद्दी पर बैठा तो उसने घोषणा किया कि 1638 में राजधानी कहां स्थानांतरित होगी? दिल्ली में। और दिल्ली में बनने लगा लाल किला, जो बनने में लगा कितना साल? 10 साल। तो 1648 में राजधानी किसने? शाहजहां ने कहां लेकर चला जाता है? दिल्ली। और वहीं पर दीवाने आम और दीवाने खास भी बनवाता है। और उसी दीवाने आम में लगवाया क्या? मयूर सिंहासन लगवाया था। चलिए अगला सवाल। स्मारकों और उनके निर्माताओं का सही मिलान करना है। तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है और किसने बनवाया है? अलाउद्दीन ने। बिल्कुल सही है पहला। तो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने, ये भी सही है, ठीक है, अपनी बड़ी बेटी जहां आरा के सम्मान में बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली वाला किसने बनवाया? औरंगजेब ने। यानी हो गया 1 2 3 4 हो गया। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में तो सवाल हो गया। मोती मस्जिद अभी पहले ही बताया हूं कि दिल्ली के लाल किले का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, इसने औरंगजेब ने बनवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला यानी जंतर मंतर कहां कहां बनवाई गई? तो सवाई राजा जयसिंह द्वारा दिल्ली में भी बनवाई गई थी, जयपुर में भी बनवाई गई थी, उज्जैन में भी बनवाई गई थी, वाराणसी में भी बनवाई गई थी, और कहां बनवाई गई थी? मथुरा में। यानी भारत में 5 जगहों पर जंतर मंतर की स्थापना किसने करवाया था? सवाई राजा जयसिंह, जो कि नक्षत्र विज्ञानी भी थे। इस वजह से उनका नक्षत्रशाला में विशेष रुचि रहता था। तो एक जवाब हो गया 1 2 3 4, यानी सभी 1 2 3 4। याद रखिएगा 4 तो लिखा है, 5वां कौन सी जगह? मथुरा में भी किसका निर्माण करवाया गया था? वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्थित किले का निर्माण किसने करवाया? थोड़ी देर पहले इसका उत्तर दे चुका हूं, अपने बेटे के लिए करवाया था। ठीक है, यानी किसके लिए? जहांगीर के लिए। लेकिन करवाया किसने? अकबर ने। याद रखिएगा, आगरा के अतिरिक्त इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक की बात कर रहा है। जौनपुर की अगर बात करें तो इसका स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नाम याद रखिएगा। किसकी स्मृति में? जौना खान की स्मृति में। ये जौना खान कौन है? ठीक, तो जौना खान अर्थात तात्पर्य है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। कौन सा शहर? जौनपुर। जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना हुई। कौन सा साम्राज्य? सरकी साम्राज्य। किसने स्थापित किया? मलिक
सरवर ने, किसने? मलिक सरवर सर्की ने स्थापित किया था, जिसका अंतिम शासक कौन होगा? हुसैन शाह सर्की, जो लोदी वंश में पराजित हो जाएगा और जौनपुर पर अधिकार लोदियों का हो जाएगा। हुसैन शाह सर्की। जौनपुर की बात आई है तो याद रखिएगा अटाला देवी मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? हुसैन शाह सर्की ने करवाया था। इसके अतिरिक्त पूछता है लाल दरवाजा, जौनपुर में ही कौन सी जगह? लाल दरवाजा। और जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो इब्राहिम सर्की ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हिजड़ों का साम्राज्य था कौन सा? सर्की साम्राज्य जो है। ठीक है, जवाब क्या हो गया इसका? हुसैन शाह सर्की अंतिम था, लोदियों ने पराजित कर दिया। बहमनी साम्राज्य, ठीक, तो भारत में समय चल रहा था किसका? 1325 से 1351। हम जानते हैं किसका समय है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का समय है। किसका समय? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी समय सीमा सबसे ज्यादा सर्वाधिक विद्रोह, दो नए साम्राज्य। 1336 में कौन सा साम्राज्य की स्थापना? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। वहीं पर 1347 में हसन गंगू ने, किसने? हसन गंगू ने कौन सा साम्राज्य स्थापित किया? बहमनी, क्योंकि इसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। तो कौन सा साम्राज्य? बहमनी। पूछा है कब? 1347, तो कौन सा सदी हो जाएगा? 14वीं सदी में हो जाएगा। अगला सवाल, सुल्तानों और उनकी राजधानियों का सही मिलान करना है। ठीक है, सुल्तानों और उनकी राजधानियों का। आदिल शाही का संबंध कहां से है? गोलकुंडा से है। कुतुब शाही का संबंध कहां से है? अहमदनगर से है। ठीक है, कुतुब शाही का कहां से? अहमदनगर से। निजाम शाही कहां हो जाए? बीजापुर से। और इमाद शाही कहां से हो जाए? बरार से। हमें पता है कि बहमनी साम्राज्य जब टूटेगा तो 5 मुस्लिम साम्राज्य बनेंगे। कौन कौन सा? तो अहमदनगर, कौन सा? अहमदनगर। और कौन सा? बीजापुर, बीदर, ठीक, बरार और गोलकुंडा। ठीक, गोलकुंडा। कितने मुस्लिम साम्राज्य बनते हैं? 5 मुस्लिम साम्राज्य बन जाते हैं। जवाब हो जाए बी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने लिखा था। किताब ए नौरस नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला सवाल है कि तुलसीदास उत्तर प्रदेश के भक्ति आंदोलन से जुड़े सगुड़, याद रखिएगा सगुड़ भक्ति शाखा से हैं। किससे हैं? सगुड़ भक्ति धारा के समर्थक हैं। कौन? ठीक है, तुलसीदास भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है, पूछ रहा है किसके समकालीन थे? तो अकबर तथा जहांगीर के क्या थे? ये समकालीन थे। अगला सवाल क्या कह रहा है? कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं? तो गीतावली तो उन्होंने ही लिखा है। ठीक, कवितावली भी लिखा है, विनय पत्रिका भी। साहित्य रत्न किसका है? तो सूरदास जी का है। किससे संबंध है? सूरदास जी। सूरदास जी कौन से कवियों में आते थे? तो याद रखिएगा अष्टछाप कवियों में आते थे। अष्टछाप किससे जुड़ा है? तो 2 लोगों से जुड़ा है। याद रखिए किसका किसका नाम? वल्लभाचार्य। किसका नाम? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। ठीक, और इसके साथ साथ जो है इनके पुत्र थे विठलनाथ। विठलनाथ शिष्य भी थे और पुत्र भी थे, इनके 4 शिष्य। ये 8 कवि मिलके क्या बनाते? अष्टछाप, जिसमें वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास जी थे। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कौन सा युद्ध कहा जाता है? इसको बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध, जो कि उत्तर प्रदेश की भूमि में लड़ा गया था। कब? 17 मई 1540 को। किसके किसके बीच में? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। याद रखिएगा, और इस तरह निर्णायक रूप से पराजित हो जाएगा हुमायूं, और शेरशाह ने द्वितीय अफगान वंश सूरी वंश की स्थापना कर देगा। इसके पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा ठीक कहाँ पड़ता है? वर्तमान के बक्सर जिला में पड़ता है। ठीक, याद रखेंगे वहां एक नदी बहती है, कर्मनाशा नदी, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। चलिए अगला देखते हैं, पुरातात्विक स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं का मिलान करना है। ठीक है, तो हम हमेशा से पढ़ते आते हैं हड़प्पा के बारे में कि सर दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा की खुदाई करवाया था। कब? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, 1921। हस्तिनापुर की बात करें तो इसका संबंध बीबी लाल से हो जाए। वहीं तक्षशिला की बात करें तो जॉन मार्शल हो जाएं, और कौशाम्बी में एनजी मजुमदार हो जाएं। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाए? ए वाला। 2 4 3 1 हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सिंधु सभ्यता से
ठीक, संबंधित कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित, उत्तर प्रदेश की अगर बात करता है तो याद रखिएगा एक नाम आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर, वर्तमान के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर। इसके अतिरिक्त सहारनपुर में कौन सा क्षेत्र? हुलास हो जाए। इसके अतिरिक्त जो है बड़ा गांव हो जाए। इसके अतिरिक्त जो है मांडी हो जाए, और भी बहुत सारे स्थल के लिए कुछ प्रमुख स्थल। अब देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है सर। आलमगीरपुर और हुलास, यानी केवल 3 और 4 मैच कर जाए। ऑप्शन हो जाए सी वाला। लोथल तो गुजरात लिखा हुआ है या पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, आपको उत्तर ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश लिखा है, यहाँ भी उत्तर प्रदेश लिखा है। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी पड़ता है, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर में, पूर्व बिहार में पड़ता है मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बुद्ध की बात करें तो आपको पता ही होगा कि जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कहां पर? तो सर लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु की कहां पर? लुम्बिनी में। पिता का नाम राजा शुद्धोधन, शाक्य वंश के। माता का नाम महामाया, कोलीगढ़ राज्य की थी। ठीक, पुत्र पैदा हुए सिद्धार्थ, जो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करें। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग करके आए गोरखपुर में, अनुपी नदी के तट पर, अनोमा नामक स्थान पे। फिर पहले गुरु कौन मिलते हैं? तो पहले गुरु मिलेंगे कहां पे? वैशाली में, जिनका नाम क्या होगा? अलार कलाम। दूसरे गुरु कहां? राजगृह में, जिनका नाम होगा उद्दक रामपुत। फिर वहां से चलेंगे, पहुंचेंगे उरुवेला, 6 सालों की कठोर तपस्या, मध्यम मार्ग का ज्ञान, फिर सारनाथ में अंतिम ज्ञान मिलेगा। लेकिन पूछा है महापरिनिर्वाण तो 483 बीसी में। ठीक है, कहां पर? तो कुशीनारा में। कहां पर? कुशीनारा, कुशनारा में, कुशनारा के राम संभार वन में। याद रखिएगा अंतिम शिष्य सुभद्र थे। कुशीनगर यहां लिखा हुआ है, याद रखिएगा, पहले कुशनारा कहा जाता था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कौन सा राज्य? तो जब बात की है कुशनारा की, तो कुशनारा कहां पड़ेगा? कुशनारा पड़ता है कौन से क्षेत्र में? मल्ल में। कहां पड़ता है? मल्ल में। मल्ल में कुल 9 गढ़ राज्य थे, याद रखिएगा, जिसमें 7 उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। ठीक है, कहां पे? 7 उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश की, अगर वर्तमान उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो याद रखें इस बात को। ठीक, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद? 8 महाजनपद। 16 में से कितने? 16 में से कितने? 8। तो जैसा कि हमें पता है कि मेरठ वाले क्षेत्र में कौन सा महाजनपद? कुरु महाजनपद। वहीं दक्षिण वाले क्षेत्र में कौन सा महाजनपद? चेदी महाजनपद। ठीक, कौन सा? चेदी महाजनपद। वहीं कौशाम्बी में कौन सा? वत्स हो जाए। ठीक है, बनारस में कौन सा हो जाए? काशी हो जाए। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर में कौन हो जाए? तो मल्ल हो जाए। ठीक है, रामपुर, बरेली वाले में कौन हो जाए? तो पांचाल हो जाए। क्या नाम हो जाए? पांचाल हो जाए। अयोध्या वाले क्षेत्र में कौन हो जाए? तो अयोध्या वाले में कोसल हो जाए। कौन हो गया? कोसल हो गया। ऐसे कुल कितने महाजनपद? 8 महाजनपद। कितने महाजनपद? 8 महाजनपद। 7 का नाम लिख ही दिया तो 8वां भी लिख देता हूं। कौन सा? सूरसेन। 8 महाजनपद का संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु? वैसे तो मेगस्थनीज कहता है इंडिका में कि भारत में अकाल नहीं आता, लेकिन अर्थशास्त्र मानता है अकाल आता। और इसका विवरण कहां से मिला? गोरखपुर के कौड़ीराम के सोहगौरा नामक क्षेत्र में एक ताम्रपत्र लेख मिलता है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसमें पता चला कि अकाल के दौरान साम्राज्य में यानी राजा ने अपने भंडार जनता के लिए खोल दिए थे। तो कौन सा जगह हो जाए? सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। किससे जुड़ा है? ठीक है, तो याद रखिएगा अकाल से जुड़ा है, गोरखपुर में पड़ता है वर्तमान की। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख। ठीक है, सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा का अभिलेख है, तिथि पूछ रहा है तो 81 ईस्वी। याद रखिएगा क्या? 81 ईस्वी। सारनाथ की यह बात आई है तो सारनाथ में कौन कौन सा स्तूप है? तो एक स्तूप का नाम है धर्मराजिका स्तूप। क्या नाम हो जाए? धर्मराजिका। एक का नाम है धमेख स्तूप, ये भी याद रखिएगा। और एक हो जाए आपका चौखंडी स्तूप। क्या हो गया? चौखंडी स्तूप हो गया। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। और इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। चौखंडी का कब? गुप्त काल में हुआ है। अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लिख दिया है। ठीक, तो वैसे तो आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति का भी संबंध इसी से है। अकबर ने भी इसे ही कौशाम्बी से कहाँ ले आया था? इलाहाबाद लेके आया था। लेकिन पूछा है इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा किससे? अशोक से। ठीक है, और इसी पर समुद्रगुप्त ने क्या लिखवाया था? हरिसेन से प्रयाग प्रशस्ति। क्या लिखवाया था? प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था।
जिसे ठीक इलाहाबाद कौन लेके आया था? अकबर लेकर आया था। जिसमें किसके बारे में लिखा है? जहांगीर ने इस पे कुछ अपना लेख भी लिखवाया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा कोल क्षेत्र अलीगढ़ में पड़ता है तो सही है। महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। महोदय श्री कन्नौज को वेनसोंग ने कहा था। ठीक है। जेजाक भुक्ति तो बुंदेलखंड को कहा जाता है। ठीक, जेजाक भुक्ति किसको कहते हैं? बुंदेलखंड को कहा जाता है, कौशाम्बी नहीं। कौशाम्बी वत्स की राजधानी हुआ करती थी। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो याद रखिए महमूद गजनवी के कुल कितने आक्रमण? 17 आक्रमण। इसमें से 12वां और 14वां आक्रमण। 12वां आक्रमण किया और किसको लूटा? मथुरा को लूटा। वहां का राजा कौन था? राज्यपाल भाग गया था, कन्नौज का राजा। उस राज्यपाल को ढूंढ करके मार दिया किसने? विद्याधर ने। इस बात से नाराज हो गया गजनवी आया, सोचा विद्याधर को पराजित कर दूंगा, लेकिन विद्याधर भी कमजोर नहीं थे, चंदेल वंश के राजा थे। याद रखिएगा इस बात को भी। ठीक, गजनवी की सेना को 3 कोस पीछे ढकेल दिया, तब गजनवी ने इनसे संधि कर लिया, यानी कि इनको पराजित नहीं कर पाया। चंदेल शासक कौन? विद्याधर। 14वां आक्रमण किससे जुड़ा हुआ है? विद्याधर पर आक्रमण से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को कौन से युद्ध में पराजित किया? तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध का संबंध तो पृथ्वीराज से है। किससे संबंध है? पृथ्वीराज से। चंदावर का युद्ध किससे संबंधित है? जयचंद से। और चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर वाराणसी तक के क्षेत्र पे कौन अधिकार कर लिया? ठीक, मोहम्मद गोरी। अगला सवाल देखिएगा, टोपरा तथा मेरठ यूपी में, टोपरा हरियाणा में, इन दोनों अभिलेखों को ठीक है दिल्ली कौन ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ले गया था 1351 से 1388। ठीक, समय कब से? 1351 से 1388। अगला, आगरा नगर थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं किसने? सिकंदर लोदी ने बनाया था। तूतीय हिंद यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? अमीर खुसरो का जन्म ठीक है तो 1253 में। कब? 1253 में। कौन सा जिला के? एटा जिला के। कौन से गांव में? पटियाली गांव में हुआ था। कौन से गांव में? पटियाली। कोई मिल रहा है? ये देख लीजिए बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। बाकी आप जानते हैं ठीक है, खड़ी बोली या जो है भारतीय संगीत में भी तबला और सितार का आविष्कार भी किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। ठीक, तराना और कव्वाली भी किसने शुरू किया था? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। हिंदवी से हिंदी आ जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध थे? ऐबक उनके पहले, इल्तुतमिश उनके पहले, गयासुद्दीन से पहले मर गए। कौन? गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन के पुत्र जो गुजरात में शासन कर रहा था, उसी के दरबार से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। किसने? तो अमीर खुसरो ने। कितने सुल्तानों का? तो कई बार पूछता है तो आप बताते हैं कितना सुल्तान? 7 सुल्तान। खुसरो के गुरु कौन? निजामुद्दीन औलिया। खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। किसके शिष्य? बाबा फरीद के शिष्य। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लिया जाए, चंदावर का युद्ध 1194 से मिला दें, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 2 1 4 3। कोई ऑप्शन है? सर डी फॉर बॉल वाला। चलिए अगला सवाल, जौनपुर नगर ठीक थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान की स्मृति में। किसने बनवाया था? फिरोज तुगलक ने स्थापित करवाया था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में कौन से स्थान को पूर्व का सिराज क्यों कहते हैं? क्योंकि फारसी अध्ययन सबसे अच्छा होता था। तो कौन सा क्षेत्र? तो फारसी अध्ययन का क्षेत्र जौनपुर हो जाए। क्या हो जाए? जौनपुर। ठीक, तो ये आज के सेशन के आपके क्या रहे? 90 सवाल रहे। ठीक है, खाकी सीरीज के चौथे पार्ट में मैं आपके लिए लेकर के आया। ठीक है, तो यूपीएसआई, यूपीपी, इसके अतिरिक्त यूपी लेखपाल में 20 क्वेश्चन किससे आने हैं? तो यूपी स्पेशल से आने हैं। तो उसी अनुसार आपको पढ़ाई भी करनी है। तो याद रखें, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। उमंग क्लासेस पर मैं मनीष सर हर दिन आपके लिए कुछ नया लेकर, करंट में तो सुबह मिल ही रहे हैं, कुछ अन्य तथ्यों से भी हम लोग क्या है लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए आज के सेशन की यहाँ समाप्ति कर रहे हैं। याद रखें, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। याद रखिए, हमने अभी नई शुरुआत किया है। ठीक है, आज ठीक है 1 महीना 1 दिन हुआ है। 23 जनवरी से हमने शुरुआत किया था। आज जो है 24 फरवरी है। 24 फरवरी के शाम 6 बज रहे हैं। ठीक, तो इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारा 1 माह 1 दिन क्या हुआ है? पूरा हुआ है। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, तो हम आपकी तैयारी को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।